नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 अध्याय 6 और हमारा विषय नागरिक शास्त्र, उसमें हम अध्याय 6 के अंतर्गत नागरिकता और नागरिकता अध्याय के अंतर्गत तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है नागरिकता, समानता और अधिकार के तुलनात्मक अध्ययन को आप समझने में समर्थ होंगे, और दूसरा बिंदु नागरिक और राष्ट्र के बीच आप अंतर करने में समर्थ हो सकेंगे। आज का हमारा मुख्य बिंदु है नागरिकता, समानता और अधिकार। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति होती है तो उसे स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होती है। आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मैंने जैसा आपको अभी बताया कि नागरिकता के प्राप्त होने के बाद केवल कानूनी रूप से हम नागरिक हो गए हैं, इस बोध की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति स्वयं को एक सम्मानजनक स्थिति में महसूस करता है और वो उन सभी अधिकारों का अधिकारी होता है जो किसी देश में अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। इस संबंध का सर्वसम्मत सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल, जिनका समय है 1893 से 1981 ने किया है। अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग, जो 1950 में प्रकाशित हुई, में मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नागरिकता प्राप्त होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमें कानूनी रूप से कुछ शक्ति प्राप्त हो गई है, बल्कि जब व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति होती है तो उसे नागरिक के रूप में एक सम्मानजनक स्थिति भी प्राप्त होती है। ये नागरिकता की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति न केवल स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि समान नागरिक होने का जो सम्मान है उसे भी वह महसूस करता है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नागरिकता की प्राप्ति होने पर न केवल हमें समान नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है, उसके साथ साथ एक नागरिक को किसी देश के द्वारा जो अधिकार प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ एक सम्मानजनक नागरिक होने के नाते हमारे जो दायित्व या कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते हैं, वह भी नागरिकता की प्राप्ति के साथ ही व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है। इसमें दो बातें अंतर्निहित हैं। पहली कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, दूसरी कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। यानी नागरिकता प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं या उसके जो कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते हैं, वो व्यवहारिक रूप में भी व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। गुणवत्ता बढ़ने का अर्थ यह है कि व्यक्ति व्यवहारिक रूप में उन अधिकारों का उपभोग कर सके और अपने दायित्वों का पालन सुनिश्चित कर सके। ऐसी स्थिति राज्य को, नागरिक को प्रदान की जानी चाहिए एक नागरिक के रूप में। और साथ ही साथ इस क्रम को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, यानी जिन भी लोगों को हम नागरिक के रूप में दर्जा प्रदान कर रहे हैं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं।
नागरिकता की प्राप्ति होने पर मार्शल के अनुसार हमें किन किन अधिकारों की प्राप्ति होती है उसे उन्होंने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 नागरिक अधिकार, 2 राजनीतिक अधिकार और 3 सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, आज़ादी, संपत्ति से संबंधित अधिकारों को मार्शल नागरिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि राजनीतिक अधिकार में शासन की प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि सामाजिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति की शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाने के अधिकार शामिल हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिक के लिए इज्जत के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। यानी तीनों ही प्रकार के अधिकार मिलकर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन की गारंटी सुनिश्चित करते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाते हैं। बसर करने का अर्थ होता है व्यतीत करना या गुजारना। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। यानी जब व्यक्ति को नागरिकता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तो उसमें और अन्य नागरिकों के जीवन में जो अंतर होता है उस अंतर को समाप्त करने की व्यवस्था को मार्शल नागरिकता कहता है। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह बेहद सुसंबद्ध और समृद्ध समाज रचना को सुसाध्य बनाता है। नागरिकता का अधिकार या नागरिकता की स्थिति व्यक्ति को न केवल कुछ अधिकार प्रदान करती है बल्कि यह व्यक्ति को एक सुसंबद्ध यानी अच्छा जीवन और समरस यानी समान रूप से समान भाव के साथ जीने की स्थिति भी प्रदान करती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना कि किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता है। यहाँ इस बात का जिक्र है कि व्यक्ति को नागरिकता जब प्रदान की जाती है तो हमें बहुत से विषयों पर विचार करना होता है। सरकारों के लिए ये चयन करना अपने आप में एक निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है कि किन व्यक्तियों को आप अपने यहाँ नागरिकता का दर्जा प्रदान करें और किन्हें आप इसके अंतर्गत अस्वीकार कर दें। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। व्यक्ति क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी है, इस नाते हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसकी स्थिति अलग अलग होती हैं और ऐसे में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों के लोगों की आवश्यकताएं और उनकी जो स्थितियां हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो परस्पर विरोधी हों, ऐसे में चयन सरकार के लिए एक कठिन प्रश्न होता है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता है कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाएं। मैंने आपको बताया था कि जब हम समानता की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि सभी लोग समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करने में और अपने कर्तव्यों का समान रूप से निर्वहन करने में भी सक्षम हों। व्यक्ति की जहाँ वो रहता है वो परिस्थितियाँ, वो परिवेश, उसकी मान्यताएं, उसकी सामाजिक स्थिति
ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि व्यक्ति किन अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होगा और किन के बीच में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। अगला बिंदु है नागरिक और राष्ट्र। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। यानी कोई राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि एक राज्य अपनी संस्कृति और अपनी इतिहास से भी पहचाना जाता है। हर राज्य का अपना एक इतिहास है, हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है। उसका इतिहास और जितना समृद्ध होता है वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। इतिहास हमें, अगर हमारा समृद्ध इतिहास है किसी भी रूप में, चाहे वो हमारी परंपराओं के मामले में हो, चाहे वो हमारी कला के मामले में हो, चाहे हमारे शिल्प के मामले में हो, संगीत के मामले में हो, हमारे नृत्य शैलियों के माध्यम से हो, स्थापत्य कला की दृष्टि से हो, तो किसी देश का इतिहास उसमें परिलक्षित होता है। किसी देश का इतिहास हमें यह भी बताता है कि उस राज्य का शैक्षिक स्तर, उस समय के लोगों की विभिन्न विषयों में जानकारियाँ कैसी रही हैं और उन्होंने अपने उस समय विशेष में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा और कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की पहचान वहाँ के प्रतीकों से भी होती है। उसमें किसी राष्ट्र का झंडा, वहाँ का राष्ट्रीय गान, वहाँ की राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय उत्सव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर साल 26 जनवरी पर लाल किले पर परेड का आयोजन किया जाता है, जहां न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया भर में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की झलक को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ हमने विभिन्न क्षेत्रों में क्या उन्नति की है, आज हम कहाँ अपनी प्रौद्योगिकी के साथ पहुँचे हैं, हमने विज्ञान के क्षेत्र में क्या नई उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें भी प्रदर्शित किया जाता है। इससे न केवल राष्ट्र का गौरव बढ़ता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की प्रतिभा भी और राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकें। किसी राज्य में, अभी भी हमने यही चर्चा की है कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के लोग रहते हैं और राष्ट्र राज्य के रूप में हमारी पहचान केवल नागरिकों को राजनीतिक पहचान देने की नहीं होती है, बल्कि उन्हें एक संपूर्ण सदस्य के रूप में यानी उनकी वास्तविक पहचान के साथ शामिल करने का उद्देश्य भी छिपा होता है। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। हम जब विविधता की बात करते हैं तो साथ ही साथ एक नागरिक के रूप में हम किसी राष्ट्र के सदस्य हैं, यानी हमारी विभिन्नताओं के होते हुए भी
हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, यह पहचान हमें समान स्तर पर लाती है और एकता के सूत्र में बांधती है। व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं, जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि हम जब कहीं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तो व्यक्ति के रूप में नहीं करते हैं, तब हम एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में वहाँ पर पहचाने जाते हैं। इसीलिए हर देश ये प्रयास करता है कि उसकी एक विशिष्ट पहचान हो, जिससे उस देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मकाम, एक स्थान हासिल हो सके और उसके राष्ट्र का गौरव बढ़े। यह राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। उदाहरण स्वरूप, फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। शब्द है धर्मनिरपेक्ष, यानी जहां पर राज्य का अपना कोई निश्चित धर्म न हो और सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने की छूट हो। समावेशी मतलब सबको समान स्तर पर लेकर चलने की बात को स्वीकृति दी गई हो। फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है नागरिकता के विषय में। यह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं, बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। यानी फ्रांस ऐसा देश है, वो न केवल फ्रांस क्योंकि यूरोपीय देश है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और कहा गया है कि वह केवल न यूरोपीय मूल के देशों को नागरिकता प्रदान करता है, बल्कि अफ्रीका जो एक अलग कॉन्टिनेंटल है उसके नागरिकों को भी समान रूप से नागरिकता प्रदान करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इन फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। यानी फ्रांस जब बाहर से आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, चाहे वे यूरोप के हों और चाहे वो अफ्रीकी मूल के हों, उन्हें नागरिकता देने में वह समान दृष्टिकोण अपनाता है। लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते वह यह भी अपेक्षा करता है कि वो फ्रांस की भाषा और संस्कृति को आत्मसात करें, यानी उसे अपनाएं और उसका अपने सार्वजनिक जीवन में अनुसरण करें, ताकि उनकी पहचान एक फ्रांस के नागरिक के रूप में हो सके। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म निर्धारित नहीं होता है उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक, जहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है उसे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। अभी मैं उदाहरण दे के आई हूँ कि भारत इतना विशाल, बहुभाषी और विविध संस्कृतियों का देश है, उसी को यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों और सभी संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़कर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ने का प्रयास नेताओं द्वारा किया गया। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका तब 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत किया,
जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। राष्ट्रीय आंदोलन सभी लोगों ने साथ मिलकर लड़ा और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण जब विभाजन को नहीं टाला जा सका तो अंततः भारत का दो हिस्सों, भारत के दो भागों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को ये दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। लेकिन भारत ने केवल धार्मिक आधार पर विभाजन को स्वीकार करने के बावजूद न तो किसी के लिए ये बाध्यकारी किया कि जो लोग पाकिस्तान के विचार से सहमत नहीं हैं उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया गया हो, और न ही पाकिस्तान से आने वाले लोगों को केवल इस आधार पर मान्यता न दी जाए कि वो पाकिस्तान से आए हैं, इस विचार को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम यानी कि जितने भी धर्म, जितनी भी भाषाओं के लोग हैं वो समान नागरिक के रूप में जीवन यापन करते हैं। और वास्तव में ये इस कृत संकल्प प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज भी भारत बहुभाषी, बहुधर्मी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित देश है। भारतीय संविधान में बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की है। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय हैं, यानी न केवल सामाजिक धार्मिक आधार पर विविधताएं हैं बल्कि हमारे यहाँ वर्गों के रूप में भी विभिन्नताएं हैं, जिनका यहाँ विवरण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न भिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। यानी न केवल भाषा और धर्म के आधार पर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ समान रूप से महिलाओं को, और न केवल हमारे देश में समानता का स्तर स्थापित करने का सामाजिक स्तर पर प्रयास किया है, बल्कि भौगोलिक स्तर पर भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को भी भारत के एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है और वहाँ के नागरिकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं जैसे वो किसी अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इससे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा और सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। उद्देश्य क्या था कि चाहे आप लिंग के आधार पर, चाहे आप धर्म के आधार पर, चाहे आप क्षेत्र के आधार पर, चाहे आप भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर विभिन्नता रखते हों, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, इस रूप में आप समान स्तर पर एक नागरिक का दर्जा रखते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही आपको बताया, ये उदाहरण भी दिया कि हमारी जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो हमारी राष्ट्रीय विभिन्नता के साथ साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भी प्रकट करती है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता के लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आप सब जानते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 से आज तक इन वर्षों में जो भी आवश्यकताएं हुई हैं उसके अनुसार संविधान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने कानून बनाकर नागरिकता के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी किए हैं और नए नागरिकता के लिए
प्राप्त आवेदनों पर नागरिकता भी प्रदान की है। भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। भारत में नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके ये प्रावधान हैं। जन्म के आधार पर, यानी भारत में आपका जन्म हुआ है, आपके वंश में जितने पीढ़ियां हैं, यदि वो भारतीय हैं, उस आधार पर भी नागरिकता प्राप्त होती है। आप आवेदन देकर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। यानी संविधान की यह धारणा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर आप अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और अल्पसंख्यक होने के नाते भी नागरिकों से नागरिकता के स्तर में किसी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। हमने आज क्या सीखा? हमने आज 2 बिंदुओं पर चर्चा की, वो हैं नागरिकता, समानता और अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन। और दूसरा हमारा बिंदु था नागरिक और राष्ट्र। बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है, आइए उसे भी जान लेते हैं। आज के व्याख्यान से आपके लिए 2 प्रश्न हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। नंबर 1, नागरिकता, समानता और अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, नागरिक और राष्ट्र में अंतर बताइए। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।